नमस्कार, मैं विवेक राय कृषि जागरण से। आज मैं आप लोगों को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के उप महानिदेशक डॉक्टर अनंत शर्मा से मौसम विभाग के बारे में कुछ जानकारी बताऊंगा। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं हम डॉक्टर अनंत शर्मा से। आपसे मेरा पहला सवाल है, अभी तक का इस विभाग में आपका अनुभव कैसा रहा है? बहुत बढ़िया अनुभव रहा है और मैं 1999 यानी 1989 से जो है इस विभाग से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे करीब करीब मैं ये कहूँ तो भारत के चारों कोने में काम करने का मौका मिला। मैंने अपनी जॉब जो है ज्वाइन किया था 1989 में पूना में, और एक साल में पूना में अपना ट्रेनिंग और काम करने के बाद मैं जो है उसके बाद मेरा जो है ट्रांसफ़र हो गया था बेंगलोर में, जो कि दक्षिण भारत में आता है, मतलब यानी कि पश्चिम भारत से मैं दक्षिण भारत गया और वहाँ मैंने करीब करीब 6 साल काम किया। वहाँ मैं जो हमारी कृषि मौसम की जो अनुसंधान इकाई है, जो रिसर्च यूनिट है, उसका मैं हेड था और वहाँ काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट करने का मौका और सीखने का मौका मिला। और उसके बाद में मेरी वहाँ से जो है मेरा पुनः जो है ट्रांसफ़र हुआ सिक्किम में, जहाँ के मैं सिक्किम मौसम केंद्र का हेड था 2 साल, यानी 96 to 98, यानी कि मैं अब पश्चिम से आया दक्षिण भारत और दक्षिण भारत से मैं पहुँच गया पूर्व भारत, जो उत्तर पूर्वी भारत में यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो कहलाता है। और फिर वहाँ 2 साल काम करने के बाद मैंने मतलब कि वहाँ किस तरह से देखिए, वहाँ एक जो पहाड़ है, भारी वर्षा होती है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो कैसा उस स्थिति को संभालना और पूर्वानुमान देना, पूर्व चेतावनी देना एक बड़ा जिसे कहते हैं डाइसी काम है। और उसके बाद वहाँ से मेरा कहते हैं जो ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया और करीब 4 साल में जो दिल्ली में यानी कि मैं उत्तर की तरफ पहुँचा और वहाँ कहते हैं मैं फ्लड मेट ऑफिस जो हमारा दिल्ली का है, जो सफदरजंग मतलब हमारा हवाई अड्डा उसके ऊपर था, वहाँ 4 साल मैंने काम किया। और वहाँ मेरा मुख्यतः काम था कि जो हमारी यमुना जहाँ से पहाड़ों से उत्तराखंड और हिमाचल से होती हुई दिल्ली तक पहुँचती है, तो वो जब कभी फ्लड लेके आती है, उसके चलते जो बाढ़ आती है, उसके लिए हमारे जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसको पहले से पूर्वानुमान देना बारिश का कि भाई फ्लड की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो वो भी बहुत बढ़िया काम था। उसके अलावा जो मैं उस समय था तो मौसम का पूर्वानुमान भी देता था उत्तर पश्चिम भारत के लिए और इवन जम्मू कश्मीर वगैरह और जितने हमारे पहाड़ी इलाके हैं। और फिर उसके बाद में करीब 4 साल काम करने के बाद उसी समय जो है करीब करीब 2001-2 के आसपास उत्तराखंड राज्य बना और उस समय मुझे कहा गया कि भाई आप वहाँ के निदेशक हैं, आप वहाँ जाइए। तो फिर वहाँ जाके जब मैंने गया तो कभी काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो था नहीं, तो मैंने वहाँ का पहला फाउंडर डायरेक्टर रहा हूँ मैं मौसम केंद्र उत्तराखंड यानी देहरादून का। और वहाँ मैं करीब करीब मैंने 14 साल काम किया और वहाँ का पूरा एक तंत्र विकसित किया, एक पूरा अच्छा नया कैंपस ऑफिस सब बनाया। और सबसे बड़ी बात जो हुई सबसे बड़ी कि हमने आम जनता में जो मौसम विभाग का एक जो पहले जो लोगों का मानना था कि भाई बहुत आपका सटीक पूर्वानुमान है, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया। और आज ये लोग हैं कि सभी लोग वो हम मौसम विभाग को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं और बिल्कुल तैयार रहते हैं हमारी जानकारी लेने के लिए। तो एक उत्तराखंड में हमने एक बहुत बड़ा अच्छा सेटअप तैयार किया। सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल है, मौसम का अनुमान लगाने के लिए आप किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, मौसम का पूर्वानुमान किसी एक यंत्र से नहीं होता, इसके पीछे जो है पूरी टेक्नोलॉजी है, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी है, मॉडल्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, तो एक पूरा तंत्र है। तो उस तंत्र में यदि हम शुरू से बात करें तो सबसे पहले आ जाता है कि करंट ऑब्जर्वेशंस, मतलब कि इस समय मौसम का क्या हाल है, तापमान कितना है, ह्यूमिडिटी क्या है, रेनफॉल क्या है। और ये सिर्फ सरफेस पे नहीं चाहिए हमें, धरती के आसपास पूरे 12-14 किलोमीटर तक किस तरह से मतलब इसमें जो मौसम के विभिन्न जो कारक हैं, एलिमेंट्स हैं, टेम्परेचर, उसमें कैसे बदलाव आ रहा है, तो उसको नीचे भी हम उसको नोट करते हैं और ऊपर स्पेशल एक बैलून के साथ इंस्ट्रूमेंट लगा के छोड़ते हैं जिसको रेडियो साउंड कहते हैं। उसके माध्यम से हम ये पूरे एटमॉस्फेयर की जानकारी लेते हैं और पूरा इसकी जानकारी लेने के बाद ये जानकारी एक आजकल स्पेशल सॉफ्टवेयर है, मॉडल्स हैं जिन्हें हम जनरल सर्कुलेशन मॉडल कहते हैं, जिसके और ये मॉडल को रन करने के लिए क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा होता है, पूरे वर्ल्ड का डेटा होता है और इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का डेटा होता है और उसको रन करने के लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए। तो जो हमारे विभाग हमारी मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी है और IMD है, ये सब मिलके काम करते हैं। और वो मॉडल्स में ये जब डेटा जाता है तो मॉडल्स का पूर्वानुमान निकालता है जिसको न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन कहलाता है।
तो एक तो ये आपके डेटा हो गया, सुपर कंप्यूटर्स हो गए, मॉडल्स हो गए, उसके साथ साथ हमारे पास सैटेलाइट हैं आजकल। सैटेलाइट आपको ऊपर से पूरा बताता है बादल कहाँ पर हैं, हवाएं किस दिशा में जा रही हैं, सैटेलाइट से आप डिराइव कर सकते हैं बादल के ऊपर का तापमान कितना है, वो सब जानकारी आज सैटेलाइट से हमको मिल रही है और वो जानकारी भी मॉडल में जा रही है। उसके साथ रडार आजकल आ गए हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट डॉपलर रडार, जो कि पूरी कोस्ट में भी लगे हैं और बाकी काफ़ी क्षेत्रों में भी लगे हैं। तो 20-25 जो हमारे पास डॉपलर रडार है, वो उसका डेटा भी इन सब मॉडल्स में जाता है। तो ये कहने का मतलब टेक्नोलॉजी का जो पूरा इस्तेमाल हो रहा है हमारे यहाँ, उसके साथ जो साइंस पूरी है उसको निरंतर उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, मॉडल्स में निरंतर इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, और जो हमारा लंबा एक एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज करते हुए जो ये मॉडल जो फोरकास्ट देते हैं, उसमें हम लोग फिर खासकर जो किसानों को फोरकास्ट देते हैं उसमें हम लोग वैल्यू एडिशन करते हैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उस एरिया के बारे में, उसको हम डाल के वैल्यू एडिड प्रोडक्ट जो है हमारे जो है जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र या यूनिवर्सिटीज़ में, उनको देते हैं और वो उस पर आधारित फिर कृषि सलाह लोगों को देते हैं, और बाकी ये जो पूर्वानुमान निकलता है उसको आम जनता और प्लानर्स को दे दिया जाता है। सर, आपसे मेरा तीसरा सवाल है, इस साल मानसून कैसा रहने वाला और कब तक आ जाएगा? जी देखिए, मौसम का पूर्वानुमान जो खासकर मानसून का जो है दीर्घ अवधि का जो पूर्वानुमान, जिसे हम लॉन्ग रेंज फोरकास्ट कहते हैं मानसून, उसका हम जो 2-3 जो स्टेजेस में उसका पूर्वानुमान दिया जाता है। तो पहला स्टेज का जो पूर्वानुमान दिया गया था उसमें मौसम विभाग द्वारा ये कहा गया था, जो कि हमारी पूना की यूनिट इसका फोरकास्ट उसका पूर्वानुमान देती है, उसका ये कहना था कि इस बार 96% जो है कहते हैं वर्षा मिलेगी हमें। लंबी अवधि के जो हमारे 4 महीने की जो लंबी अवधि की जो पूरी टोटल वर्षा होती है उसकी 96% वर्षा मिलने जा रहा है, प्लस माइनस उसमें 5% जो एरर होता है उतनी मिलने जा रही है, जो करीब करीब सामान्य के पास है। और दूसरी उसके साथ ये कहा गया था कि जो ऑनसेट होता है मानसून का, जो मानसून सामान्यतः 1 जून को केरल में आ जाता है, वो इस बार 6 जून को आएगा, यानी 5 दिन उसका डिले रहेगा। और जो अभी हमने हाल ही में एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट एक इशू किया है अभी करीब 30 तारीख के आसपास, तो उसमें भी हमने कहा कि जो अगले मतलब क्या है 15 दिन जो है जून के, उसमें मानसून जो है वीक ही रहेगा। और जो जैसे जिस तरह से हमने बताया कि केरल में ये देर होगा, और इवन महाराष्ट्र वगैरह में भी इसका जो कहते हैं ऑनसेट होगा 1 हफ्ते तक देर से हो सकता है। तो 15 दिन ये मान के चले, अभी जून में ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, है बढ़ेगा आगे पर वीक रहेगा, और कोई अच्छी अभी बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी जिसे कहते हैं स्थिति में नहीं है। और इसका तीसरा जो अनुमान होता है, जिसमें हम रीजनल बेसिस पे कहते हैं कि हमारा पश्चिम भारत में मानसून सीजन में कितनी वर्षा होने वाली है, दक्षिण भारत में कितनी होने जा रही है, पूर्वी भारत में कितनी वर्षा होने जा रही है, या उत्तर भारत में कितनी वर्षा, उसका पूर्वानुमान 1-2 दिन में अब दे दिया जाएगा, वो एकदम तैयार है। तो वो आने से थोड़ा सा आंकड़े और स्पष्ट होंगे। और इसके साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि जो जिसका ये पूर्वानुमान दिया जाता है उसमें ये लोगों का भी मानना था इस बार की भी एल नीनो जो एक कारक होता है वो उसको प्रभावित करता है, मगर इस समय हमारा मानना जिस तरह से हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, एल नीनो इस समय वीक है, कमज़ोर है, और हमारा ये भी मानना है कि आने वाले दिनों में शायद ये और कमज़ोर हो जाए। और इसके साथ साथ सिर्फ एल नीनो ही नहीं है जो हमारे मानसून को प्रभावित करता है, वो हम इसके साथ साथ इंडियन ओशन डाइपोल है जो हमारे मानसून को प्रभावित करता है, वो इस समय न्यूट्रल है, उसको भी वो भी मतलब कि, और शायद आने वाले समय में थोड़ी सी संभावनाएं उसकी मामूली सी है कि पॉजिटिव हो जाए। तो ऐसा होता है तो वो एल नीनो को जो उसके दुष्प्रभाव है उसको शायद कैंसिल कर दे। तो ऐसा अभी हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और साथ साथ एक और मुख्य कारक रहता है कि हमारी जो विंटर सीज़न है, जो हमारा सर्दी का सीज़न, उस समय हिमालय क्षेत्र में और ख़ासकर यूरेशिया जो जिसे कहते हैं, वहाँ का स्नोफॉल भी एक तरह का कंट्रीब्यूटर है उसमें। हालांकि दिसंबर वगैरह के यहाँ से जनवरी में काफ़ी ज़्यादा वर्षा हुई और स्नोफॉल हुआ था माउंटेन्स पे, जो कि एक बहुत अच्छा कारक नहीं माना जाता है, मगर फिर भी ये सब कारक है। उसके साथ साथ हीटिंग कितनी हो रही है पूरी लैंड में। तो अभी तक क्या हुआ था कि आप देख रहे थे कि मई में भी कोई ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी थी, मगर अब कुछ दिनों से जो है गर्मी जो है काफ़ी पड़ रही है, और आने वाले दिनों में भी गर्मी रहेगी, काफ़ी लू पड़ने वाली है। तो ये इससे जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, लो प्रेशर डेवलप होगा और ओशन में हाई रहेगा, तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट से प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा और मानसून की हवाएं इधर को आएंगी। ये एक पॉजिटिव संकेत अभी थोड़ा मिल रहा है। और एक बड़ी चीज़ उससे पहले बताना चाहूँगा आपको कि इस बार मौसम विभाग ने उसको इतना बेहतरीन उसका पूर्वानुमान दिया था, चेतावनी दी थी, उसकी अर्ली वार्निंग की थी, और सरकार को पहले से कह दिया था कि ये गोपालपुर के आसपास, चांदबाली के आसपास जो है समुद्र को पास करने वाला है। तो 12 लाख लोगों को स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ से हटा दिया था, और उसके चलते जो है जान को जो है बहुत कम जाने उसमें गई।
अन्यथा यदि उसको नहीं पूर्वानुमान होता या नहीं वो लोगों को हटाया जाता तो लाखों लोग मरते उसमें। तो अब देखिए इसका कितना बेहतरीन फ़ायदा हो रहा है सटीक पूर्वानुमान का, सटीक चेतावनी का। अब ये रही बात इसका नाम का, तो नाम जो फ़नी उसका नाम है, फ़नी लिखने में फ़नी आता है, FANI, फ़नी। तो फ़नी जो है ये नाम जो है बांग्लादेश द्वारा दिया गया था। और पहले क्या हुआ करता था, पहले समय में यदि अमेरिका वगैरह की भी बात करें, वहाँ पे भी हरिकेन जो आते हैं, चक्रवात आते हैं, तो उनका जो है फीमेल्स के नाम पे, जो स्त्रियों के नाम पे उसका नाम रखा जाता था। फिर लोगों ने कहा कि क्योंकि इसका रौद्र रूप होता है तो ये एक जेंडर का इशू तो आप जान ही रहे हैं कि ये गलत है कि ये दर्शाना कि स्त्रियाँ जो है काफ़ी मतलब कि वॉयलेंट होती हैं और उस टाइप का, तो उसको ऑब्जेक्शन किया गया है, तो वो नाम को हटाया गया, स्त्रियों के नाम पे ना रखकर। तो फिर और यदि हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जिसमें कि 8 देश आते हैं, जिसमें कि आपका शुरू करें यहाँ से अपना इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, और आपके इसके साथ साथ म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो ये करीब करीब जो 7-8 देश आते हैं, 8 देशों को बोला गया था 8-8 नाम सुझाएं नाम को। तो उन नामों की एक 64 की एक लिस्ट बनी हुई है और बारी बारी से उसमें से एक नाम को ले लिया जाता है। और इस बार जो बारी थी बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने ये नाम सुझाया था फ़नी। फ़नी बेसिक से सांप के फन से इसका नाम पड़ा है, तो उसके चलते इसको फ़नी बोला गया। और बांग्लादेश में उसको उच्चारण उसका वो लोग उसको फ़ोनिक बोलते हैं, तो इसके आधार पर इसका नाम दिया गया। बिल्कुल ये हमारे मौसम विभाग की एक बहुत ही बेहतरीन सुविधा है और कहते हैं जिसके माध्यम से हम लोगों तक किसानों को तक पहुंच रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले तो बता दूं कि हम हर तरह की टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन मोड का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं किसानों तक पहुंचने के लिए, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो अखबार हो। और रेडियो में भी FM रेडियो का भी इस्तेमाल हो रहा है, अखबार के माध्यम से पहुँच रहे हैं, आपके इंटरनेट के माध्यम से पहुँच रहे हैं जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं। और साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें वो है हमारा मोबाइल फ़ोन SMS। तो करीब करीब मौसम विभाग जो है 4 करोड़ किसानों तक SMS के माध्यम से पहुंच रहा है। और हमारा टारगेट है कि 2021 या 22 तक हम लोग 9 करोड़ किसानों तक पहुंचना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को इसमें कवर करना चाहते हैं। और यदि ऐसा होता है तो इसके बहुत ही बेहतरीन परिणाम होंगे। अभी परिणाम बहुत अच्छे हैं, हज़ारों करोड़ रुपयों का फ़ायदा हो रहा है किसानों को, क्योंकि उनको समय पे जो मौसम की जानकारी मिल रही है उसके चलते वो जो है अपने हर तरह के जो कृषि के कार्य हैं उसमें इसकी जानकारी को फैक्टर इन कर रहे हैं, यानी कि उसको फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे मान लीजिए उनको लग रहा है कि भाई कोई बारिश आने वाली है और मान लीजिए उनको सिंचाई भी करनी है तो अपनी सिंचाई बचा सकते हैं, वो रुक जाएं 2-3 दिन, वर्षा आ जाती है तो उनको सिंचाई की उनके सिंचाई पानी के पैसे बच गए, ज़मीन से यदि पानी निकालना था वो बच गया आपका, आपकी बिजली का पैसा बचा, आपकी लेबर का पैसा बचा। ऐसे ही मान लीजिए कोई बीमारी लगी थी, आप उसको स्प्रे करना चाह रहे थे और आपने केमिकल स्प्रे करा और वर्षा आ गई, आपका केमिकल के पैसे भी चले गए और वो पानी बह के केमिकल बह के नदियों में तालाबों में गया, वो मछली में गया और वो मछली आपने खाई, वो कैंसर आपको करता है। तो मौसम विभाग पैसा ही नहीं बचा रहा, किसान को ये भी पूछ रहा है कि भाई आपको अपना केमिकल स्प्रे करने में अभी मत स्प्रे करिए आप, क्योंकि वर्षा आने वाली है, तो उससे लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। कई बार ऐसा होता है आपकी फसल तैयार है और वर्षा आने वाली है, तो मुझे कहते हैं देखिए आपकी फसल है, जैसे मान लीजिए तोरिया लगा हुआ है, अब ये फसल तैयार है तो इसको काट के सुरक्षित स्थानों पर रख लीजिए, वरना क्या होगा वर्षा आएगी और बीज जो है उसके छिटका देगी, शटरिंग हो जाएगी ग्रेन्स की, तो वो भी हो सकता है। तेज़ हवा आने वाली है मान लीजिए, और कई बार लोग क्या होता है उससे पहले भारी यदि सिंचाई आप कर दें गेहूं में, खासकर जब गेहूं पकने की स्टेज पर होती है तो उस समय क्या होता है, और तेज़ हवाएं आती हैं कई बार पश्चिम विक्षोभ जाने के बाद, तो उससे जो लॉजिंग हो जाती है, फसल गिर जाती है। तो उस समय भी हम ये कहते हैं किसान भाइयों, भारी सिंचाई मत बिल्कुल ना करिए, हल्की सिंचाई आप कर सकते हैं, क्योंकि तेज़ हवाएँ चल सकती हैं और वो आपकी फसल को गिरा सकती हैं। तो इसमें मतलब कितना पानी लगाना है, कब लगाना है, कब बुआई करनी है, तो हर तरह के जिस तरह के उसमें जो है मौसम विभाग जो है किसानों को ये जानकारी समय समय पर विभिन्न माध्यमों के से सही समय पर पहुंचा रहा है। देखिए बिल्कुल सही बात है कि पानी जो है ये मान के, वैसे तो हम ये मान के चलें कि भारत देश बहुत ही लकी देश है उस हिसाब से कि हमारे यहाँ जो पूरा साल भर में करीब करीब 110 सेंटीमीटर के करीब वर्षा मिल जाती है, और कई प्रदेश तो ऐसे भी हैं जिनमें बहुत बेहतरीन वर्षा होती है, 150-150 सेंटीमीटर, उससे भी ज़्यादा भी होती है, और कुछ कम वाले भी हैं। मगर
होता क्या है, ज़्यादातर इसमें जो 75% या 70% जो वर्षा होती है वो 4 महीने में मिलती है, आपके जुलाई, अगस्त और सितंबर में। और कुछ प्रदेश तो ऐसे हैं जिसमें उसमें 2 या 3 महीने के अंदर ही ये सारी उनको वर्षा मिलती है। अब जब हमें अच्छी वर्षा मिल रही होती है तो हम क्या करते हैं, उसका फ़ायदा नहीं उठाते और उसको बहने देते हैं, और बाद में जब बीच में कभी वर्षा लंबे समय से नहीं मिलती है तो फिर हमें चिंता हो जाती है। तो ऐसे समय, और कई जगह में आपने ये भी देखा है, वर्षा है, आपके पानी में है और आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल वेस्टेज मत करिए, मिसमैनेज। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है, पानी है पर हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आम जनता से भी आप पूछिए कि आपकी जो डेली आप कितना पानी यूज़ करते हैं, तो उनको नहीं मालूम है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि आपने नलका खुला हुआ है, पानी वेस्ट जा रहा है आपका। आपको लगानी सिंचाई में मध्यम सिंचाई है, आपके पास पता चला कि बिजली फ्री है, ज़मीन से आप पानी निकाल रहे हैं, तो आप उसको भारी इरिगेशन लगा रहे हैं, वो आप वेस्टेज कर रहे हैं। आप मोटर से पानी चढ़ा के टैंक पे चढ़ा दे, टैंक आपका भरा पड़ा है और वो ओवरफ्लो कर रहा है, आपका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे। अच्छा, नदियाँ हमारी जो इतनी बेहतरीन नदियाँ हैं हमारे पास, 14 बड़ी बड़ी नदियाँ, आज उसमें पानी आप पी नहीं सकते, हमने उसको इतना ज़्यादा प्रदूषित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सिविक सेंस है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं स्वच्छता, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि कचरा कम से कम पैदा करें और हमारी जो हवा, मिट्टी, पानी, इसको बिल्कुल प्रदूषित ना होने दें। और उसको जिसे कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग पे भी ध्यान दें। हाँ, 100% भी वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करनी है आपको। जैसे बीच में कई कंसेप्ट चला था, खेत का पानी खेत में ही, मतलब नीचे हम जाने नहीं दी, सारा पानी हम रोक लेंगे तो फिर भी नदियों में पानी नहीं पहुँचेगा। तो सारा पानी ही करना है, पर्याप्त इतनी मात्रा में इसको हम संग्रहित कर लें कि जिससे हमें 1 या 2 जो है, जिसे कि हम कहते हैं लाइफ सेविंग इरिगेशन, मिल जाए। और आपको मालूम होगा, खासकर दक्षिण भारत में और बाकी भारत में भी क्या हुआ करता था, पहले तालाबों की भूमिका बहुत अहम थी। तालाबों में पानी संग्रहित कर लिया जाता था और वो ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता था, और जब कभी लंबे समय से पानी नहीं मिलता था तो वो तालाब के पानी से हम लोग सिंचाई कर लेते थे और अपनी फसल को बचा लेते थे। और फसल भी हमारी कैसी होती थी, हम लोग पारंपरिक फसलें जो कम पानी लेती थी वो लगाते थे। मगर आज क्या हो रहा है कि हम लोग जो है, क्रॉपिंग पैटर्न जो है हमारा, वो मौसम पे आधारित नहीं है हमारा। पंजाब में जो वर्षा कम होती है, मगर हम धान लगा रहे हैं, महाराष्ट्र में वर्षा कम है, हम गन्ना लगा रहे हैं। तो ऐसी फसलों जहाँ पे वर्षा कम होती है, ज़्यादा पानी वाली फसलों को नहीं लगाना है, हमें ऐसी फसलों पे जाना है जो कि कम पानी लगता है जिनमें, और एक लंबे समय से वर्षा ना भी हो तो जब भी वो फसलें चल जाती हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम लगता है कि हम अपने कृषि को और जिसे कहते हैं रेजिलिएंट बना पाएंगे, सस्टेनेबल बना पाएंगे, किसानों की मदद कर पाएंगे और उनको जो है उनका प्रोडक्शन को बढ़ा पाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। बीच में ये चला था कि भाई आपका जो ओजोन है, वो जो है परत जो है बहुत ही पतली सी परत होती है, चाहे 0.00 मिलीमीटर में होती है, और वो करीब करीब 25 से 30 किलोमीटर जो है ऊपर एटमॉस्फेयर में, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, वहाँ होती है। मगर वो कहते हैं कि बहुत इफेक्टिव होती है और वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है, जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, उसको काट देती हैं। और बीच में ये था लोगों का कहना, जिस तरह के हम रेफ्रिजरेटर्स में, एसीज़ में जो गैसेस पुराने तरीके थे, फ्रियॉन्स जो होती थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो यूज़ कर रहे थे, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज़ होकर एटमॉस्फेयर में जाती थी और उनकी जो क्लोरीन वगैरह, उससे वो ओजोन को तोड़ के मतलब ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रही थी। तो उसका जो प्रभाव जो अल्ट्रावायलेट का वो कम करती थी, वो ख़त्म हो रहा था। और उनका मानना था कि आपका जो अंटार्कटिक पे एक बड़ा सा छिद्र सा बन गया है हमारे एटमॉस्फेयर में, और ज़्यादा अल्ट्रावायलेट आएंगी तो हमारे को नुकसान पहुंचाएंगी। तो उसके लिए फिर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया, लोगों में जागरूकता पैदा की गई कि भाई फ्रियॉन्स जो आपके स्प्रेज होते हैं वो इस्तेमाल कम करें, और जो रेफ्रिजरेटर्स, एसीज़ में फिर दूसरी तरह की गैसेस का उपयोग शुरू हुआ। तो उससे लोगों का कहना था कि काफ़ी हद तक इसका प्रभाव पड़ा। अब दोबारा से परत इम्प्रूव कर रही है, मगर चूंकि ये लंबे समय तक ये गैसेस रहती हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये उसका प्रभाव तो अभी रहेगा कुछ सालों तक एटमॉस्फेयर में। मगर हाँ, यदि हम जागरूकता करते हैं और बेहतर जो गैसेस को इस्तेमाल करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी हद तक इसको हम चेक कर सकते हैं। और जहाँ तक मौसम के बदलाव की, जलवायु परिवर्तन की बातें हो रही हैं, तो देखिए जो जलवायु है या वेदर क्लाइमेट है, ये निरंतर बदलने वाली चीज़ है, ये स्टैटिक चीज़ नहीं है, ये डायनामिक है, ये हमेशा बदलता है। पहले भी बदलता रहता था, आज भी बदल रहा है, आगे भी बदलेगा। तो इसमें 2 चीज़ें समझने की चीज़ होती है, एक होता है जलवायु परिवर्तन, एक होता है जलवायु परिवर्तिता, जिसे हम क्लाइमेट वेरिएबिलिटी कहते हैं, नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और एक जिसे कहा जा रहा है जलवायु परिवर्तन, जो कि वो कह रहे हैं कि लोगों के ह्यूमन
जो इंसान है जिस तरह से इंडस्ट्री लगा रहा है, गाड़ियाँ चला रहा है, धुआं पैदा कर रहा है, तो उससे जो गैसेस पैदा हो रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेज जिसे हम कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं उसके अंदर, इवन वाटर वेपर जो है, पानी की जो मतलब जो है स्टीम जिसे कहते हैं, वेपर कहते हैं, वो भी एक तरह का ग्रीन हाउस गैसेज। तो ये ग्रीन हाउसेस गैसेज हैं जो धरती से जो किरणें वापस जाती हैं, जिनमें जाकर एनर्जी होती है, उसको ये रोक लेती हैं, उससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और उनका कहना है उसके चलते धरती का तापमान बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्लाइमेट चेंज होगा, यानी कि जलवायु परिवर्तन, और उसके काफ़ी दुष्प्रभाव होंगे हमारी धरती के ऊपर। मगर देखिए सवाल ये उठ रहा है कि उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा तूफान आएंगे, बहुत ज़्यादा बाढ़ होगी, सूखा होगा, बीमारी होगी, ये सब कहा जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी, कई स्पीशीज़ डिसअपियर हो जाएंगी। और यदि हम पहले से देखते हैं तो पहले भी बाढ़ें आती थी, सूखा पड़ता था, अब भी हो रहा है, आगे भी होगा। और वैज्ञानिक जो हैं उससे, और वैज्ञानिक कहिए, इंसान कहिए, किसान कहिए, अडेप्ट कर रहा है, उसके समय से इतने सालों से हम अडेप्ट करते आ रहे हैं। घर में भी हम एक दूसरे के साथ अडेप्ट करते हैं, ऑफिस में एक दूसरे के साथ अडेप्ट करते हैं। तो जीने का मतलब ही अडेप्टेशन है कि आपको, यदि आप अडेप्ट नहीं कर पाते किसी एनवायरनमेंट में, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा।